प्राचीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी 134वीं क्लास है। प्राचीन भारत के इतिहास में अब तक 133 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये सारे के सारे टॉपिक क्रमिक कॉन्सेप्ट और फैक्ट की विस्तृत व्याख्या के साथ हैं, ताकि आपको इतिहास रटना ना पड़े, समझिए आप उस। और आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, और आज का जो टॉपिक है मौर्योत्तर काल में नगरीकरण से संबंधित है। दोस्तों, ये क्लासेस हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। और दोस्तों, यदि आप आईएएस, पीसीएस, आरओ और आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम को आप दे रहे हैं, या पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और जीएस आपका बेहतरीन नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए क्लासेस बेहद उपयोगी हैं। और इसके साथ साथ यदि आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी का हिस्ट्री से दे रहे हैं, या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं हिस्ट्री विषय से, तो ये आपके लिए क्लास बेहद उपयोगी है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मौर्योत्तर काल में नगरीकरण के बारे में। दोस्तों, यहां पर नगरीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? आपने देखा कि पहला नगरीकरण संधोकालीन था और कई नगरों के निर्माण किया गया था। उसके बाद आपने देखा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीकरण की स्थापना हुई। प्रथम नगरीकरण तो विलीन हो गया, लेकिन द्वितीय नगरीकरण जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व थे, उसके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं लोहे का बहुत बड़ा योगदान था, जिसको हमने पीछे विस्तार से समझाया। अब दोस्तों, मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे एक बार फिर से नगरीकरण होता है, और इस नगरीकरण का निर्माण तभी होता है जब देश की अर्थव्यवस्था फलित और फूलित होती है। क्योंकि मौर्योत्तर काल में राजनीतिक दृष्टि से तो स्थितियां कमजोर थी, आप ये कह सकते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, लेकिन व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से भारत आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ। इसीलिए मौर्योत्तर काल को व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से स्वर्ण काल था, तो नगरों का निर्माण होना स्वाभाविक है। और इसी कारण आज हम लोग बात करेंगे मौर्योत्तर काल में नगरीकरण के बारे में, क्योंकि बाद के जो इतिहासकारों ने मौर्योत्तर काल के नगरीकरण का व्यापक अध्ययन किया। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दोस्तों, मौर्योत्तर युगीन नगरीकरण यानी पोस्ट मौर्यन अर्बनाइजेशन, यानी मौर्यों के बाद जो नगरीकरण हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कहा जाता है मौर्योत्तर युग जो है, मौर्योत्तर काल जो है, नगरीकरण का चरमोत्कर्ष था। क्यों चरमोत्कर्ष कहा जाता है? क्योंकि अपनी क्षमता से जितना हो सकता है उतना अधिक इस दौरान में, यानी मौर्योत्तर काल में, नगरों का निर्माण हुआ है। प्राचीन भारत के एक बड़े इतिहासकार जिसका नाम है आर.एस. शर्मा, मार्क्सवादी इतिहासकार थे। उन्होंने एक रचना लिखी, अर्बन डिके इन इंडिया, और इसमें अर्बन डिके इन इंडिया में लगभग 125 ऐसे नगरों के स्थलों की सूची दी जहां पर नगरों का निर्माण किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर क्षेत्र से कुषाण कालीन 23 नगरों प्रकाश में आए, और ये कुषाण कालीन, जाहिर सी बात है, मौर्योत्तर काल में था। तो कुषाण कालीन लगभग कितने 23 नगरों की जानकारी किससे मिलती है? आर.एस. शर्मा की रचना से, अर्बन डिके इन इंडिया के। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल से, सतानी कोट से सातवाहन कालीन नगरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना? तो कई जगह से ऐसी खुदाई हुई, कुछ खंडहर प्राप्त हुए, जिनका उल्लेख डॉक्टर राम शरण शर्मा ने अपनी किताब में लिखा। दक्षिण भारत में जो पहला नगरीकरण है, दक्षिण भारत में जो पहला नगरीकरण है
उसका टाइम पीरियड 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच माना जाता है। और ये टाइम भी किस काल का है? मौर्योत्तर काल का है। कब का है? मौर्योत्तर काल का है, जिनमें कई ऐसे स्थल मिलते हैं जिनमें पेड़ा बांकुर, कोटालिंगल, पोला कुंडा, धूलिकट्टा, कदम्बपुर जैसे स्थल जो सातवाहन काल के पहले एवं सातवाहन काल की भी बस्तियों के विभिन्न चरणों के अवशेष मिलते हैं। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि इन नगरों का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये मौर्योत्तर काल के नगर थे। आगे हम लोग बात करते हैं भोकर दान या इसी को भोगवर्धन, आदम, नागार्जुन कोंडा एवं अमरावती से सातवाहन कालीन नगरीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं। और जाहिर सी बात है ये नगर भी किस काल के थे? मौर्योत्तर काल के। मौर्य काल में बंगाल में पुंडवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है, बाणगढ़ के बारे में नगरीय जीवन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो स्थल हैं वो क्या है? मौर्योत्तर कालीन है। इस काल में यानी मौर्योत्तर काल में मंगलकोट, चंद्रकेतुगढ़ का विस्तार बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। मथुरा के पास, मथुरा के समीप एक महत्वपूर्ण स्थल है और स्थल का नाम है सोंख। पूछा जाता है कि सोंख कहां पर था? तो सोंख कहां पर है? मथुरा के समीप। यहां से पता चलता है कि कुषाणकालीन भवनों के 7 स्तर मिले थे, जबकि गुप्त कालीन के 1 या 2 स्तर मिलते हैं। यानी जो अगला हम लोग समय पढ़ेंगे गुप्तोत्तर गुप्त काल, तो ये जो सोंख वाला स्थल है ये मूल रूप से मथुरा में स्थित है और मौर्योत्तर काल में डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन बाद में इसके समय जो है गुप्त काल में भी देखने को मिलता है। सोंख में गली के दोनों ओर दुकानों की पंक्तियां देखने को मिलती हैं। जैसे आज भी रास्ता है और रास्ते के दोनों तरफ दुकानें बनी होती हैं, ठीक है ना? तो इस तरीके का स्थल कहां से देखने को मिलता है? सोंख से देखने को मिलता है, और इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और पूछा भी गया है कि एक रास्ता और उसके दोनों तरफ दुकान देखने को मिलता है, तो वो स्थल कहां पर है? तो वो है सोंख में। मौर्योत्तर युग काल में भवन में पकी ईंटों का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना? यानी बर्न्ड ब्रिक्स यानी पकी ईंटों का प्रयोग किस काल में होने लगा था? भवन निर्माण में मौर्योत्तर काल में। हालांकि मौर्य काल में भी पकी ईंटों के प्रयोग साक्ष्य मिलते हैं, सिंधु सभ्यता में पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन मौर्योत्तर काल में भी पकी ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। कुषाणों ने ही फर्श एवं छत बनाने में खपरैल, जिसको हम लोग टाइल्स के बात कहते हैं, का पहली बार प्रयोग होता है। तो टाइल्स का जो पहली बार प्रमाण मिलता है वो किस काल में? मौर्योत्तर काल में, यानी कुषाण काल में होता है। उन्होंने फुहार और टोटियों वाले पात्रों का भी शुरुआत की, और इसके साथ साथ दक्षिण भारत में सर्वप्रथम टाइल्स और पकी ईंटों का प्रयोग की शुरुआत सातवाहन काल में मिलता है। और इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? करीमनगर से। ध्यान रखिएगा, करीमनगर से मिलता है। और करीमनगर में पिंडा बांकुर एक स्थल है, यहीं से मिलता है कि टाइल्स और पकी ईंटों के प्रमाण पेड़ा बांकुर से मिलता है। पेड़ा बांकुर कहाँ है? करीमनगर जिले में। किस कालीन है? सातवाहन के कालीन है, ठीक है। ललित विस्तार में मथुरा नगर की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। किसकी प्रशंसा की गई है? मथुरा नगर की। और ये पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी? ललित विस्तार।
तो प्रश्न पूछा जाता है ललित विस्तार में किस नगर की अत्यधिक प्रशंसा की गई है, तो वो प्रशंसा की गई है मथुरा के बारे में। और कहा गया है मथुरा देवताओं की नगरी है, ठीक है ना। मथुरा इज कॉल्ड सिटीज ऑफ गॉड कह के पुकारा गया है। तो सिटीज ऑफ गॉड गॉड किस पुस्तक में कहा गया है, तो वो है ललित विस्तार में, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है ललित विस्तार किस धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो ललित विस्तार ये बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। बलिया में घाघरा नदी तट पर, ठीक है ना, स्थित खैराडी बीपी सिंह ने एक अत्यंत समृद्धशाली कुषाणकालीन व्यापारिक बस्ती के अवशेष प्राप्त किए हैं। पूछा जाता है किस काल में या किस शासकों के काल में खैराडी का डेवलपमेंट हुआ था, तो खैराडी जो है किस कालीन था, कुषाणकालीन था। खैराडी किस कालीन था, कुषाणकालीन था, ठीक है ना। खैराडी किस कालीन था, कुषाणकालीन था। और एक व्यापारिक बस्ती के रूप में डेवलपमेंट हुआ था किसका, खैराडी। तो कई सारे ऐसे नगरों के नाम दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी बस्ती घाघरा नदी के तट पर एक व्यापारिक स्थल के रूप में जाना जाता है, तो वो था खैराडी। कल्हड़ के अनुसार 3 कुषाण शासक जिनमें पहला नाम आता है हुविष्क, जुस्क और कनिष्क, ठीक है ना। तो इन्होंने कश्मीर में 3 नगरों की स्थापना की, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू कल्हन 3 कुषाणा रूलर्स हुविष्क, जुस्क एंड कनिष्क फाउंडेड 3 cities इन द कश्मीर। तो इन तीनों ने कश्मीर में एक एक नगरों की स्थापना की थी। हुविष्क ने, जुस्क और कनिष्क। जुस्क ने जुस्कपुर बिहार तथा जय स्वामीपुरा की स्थापना की थी, ठीक है ना। जुस्क ने जुस्कपुरा बिहार और जय स्वामीपुरा की स्थापना करने वाला कौन था, जुस्क था। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि जयपुरा स्वामी की स्थापना किसने की थी, तो जयपुरा स्वामी की स्थापना किसने की थी, जुस्क ने की थी। इस काल में उत्तर भारत का जो सबसे बड़ा नगर देखने को मिलता है वो लखनऊ में स्थित था, और लखनऊ में स्थित कौन था, सचानकोट। प्रश्न उत्तर प्रदेश में सचानकोट को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लार्जेस्ट सिटी इन द नॉर्दर्न इंडियन, सचानकोट लोकेटेड इन लखनऊ। तो सचानकोट कहाँ था, लखनऊ के पास था, और कुल 9 किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ था। कौन सा, सचानकोट, ठीक है ना। और खास बात यह है कि ईंट के घर और तांबे के सिक्के यहां बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं। फिर एक नाम आता है रैड। रैड कहां पर है, राजस्थान में। ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया है। रैड सांभर और रैड सांभर और नागरी से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और ये पुरातात्विक अवशेष किस काल के हैं, मौर्योत्तर काल के हैं, मौर्योत्तर काल के। रैड से टेराकोटा के छल्लेदार कुएं और दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। रैड से किसके, टेराकोटा के छल्लेदार कुएं और दीवारों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रिमेनिंग्स ऑफ द टेराकोटा रिंग्स वेल एंड वॉल्स हैव बीन फाउंड एट रैड। बेश यानी विदिशा और बेतवा नदी के संगम पर बेश नगर स्थित था, ठीक है ना। बेश एक छोटी नदी है, बेतवा चंबल सिंध बेतवा किन आपने नाम सुना होगा। तो बेत और बेतवा नदियों के संगम स्थल में कौन सा बसा था,
बेशनगर, और ये कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में था। और यहाँ से एक वासुदेव का मंदिर मिला है। वासुदेव किसको कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। किसको कहा गया है? कृष्ण को। और वसुदेव इनके पिता का नाम था, कृष्ण के। और वासुदेव किसको कहा गया है? कृष्ण को। बेशनगर शुंगों के पश्चिम प्रांत की राजधानी थी। बेशनगर शुंगों की क्या थी? पश्चिमी प्रांत की राजधानी थी। उज्जैन में भी इस काल का नगरीय जीवन देखने को मिलता है। और यहां से पत्थर के आभूषण, हाथी दांत, तांबे के कजरौटे, टेराकोटा हाथी दांत के बने पासे तथा कलसीडानी के मनके प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना? तो ये महत्वपूर्ण है। ये कहां से मिलते हैं? उज्जैन से। क्या क्या मिलता है? हाथी दांत के आभूषण, तांबे के कजरौटे, टेरिकोटा, हाथी दांत के बने पाशे, कई सारी चीजें, और कालसीडानी की मनके प्राप्त होते हैं, यानी मूंगे प्राप्त होते हैं। और ये मनकों का यानी मूंगों का एक निर्माण केंद्र था। कौन सा? उज्जैन। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्राचीन भारत में मनकों का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन था? तो वो था उज्जैन। उज्जैन से रोमन सम्राट अगस्टस हेडियानुस के सिक्कों के बनाने वाला एक सांचा मिला है। कहां से मिला है? उज्जैन से मिला है। कौन सा रोमन सम्राट है? ऑगस्टस हेडियानुस। ठीक है ना? आर एस शर्मा का मत है कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरीकरण की प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी यानी मौर्योत्तर काल तक चली। तो क्या कहते हैं? आर एस शर्मा इज ऑफ द ओपिनियन दैट द प्रोसेस ऑफ अर्ली हिस्टोरिकल अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो ये टाइम जो है कितना बताया इन्होंने? 200 बीसी से 300 एडी, यानी लगभग 500 वर्षों तक का ये इतिहास बताते हैं कि इस दौरान मौर्योत्तर काल में नगरीकरण का डेवलपमेंट हुआ। आर एस शर्मा नगरों के पतन के संदर्भ में 2 चरण बताते हैं। पहला चरण इन्होंने बताया कि तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध से चौथी शताब्दी तक, तीसरी शताब्दी के उत्तरार्ध से चौथी शताब्दी और छठी शताब्दी, मोटे तौर पर गुप्त काल के नगरों के पतन से इसको जोड़कर देखा जाता है। इस संदर्भ में वराहमिहिर की बृहत संहिता भी साक्ष्य मिलता है, जिसमें वर्णित है कि विभिन्न शहर या तो नष्ट हो जाएंगे या उनके बुरे दिन आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किसमें पूछा गया है? तो ये वराहमिहिर की बृहत संहिता में लिखा हुआ है कि विभिन्न शहर या तो नष्ट हो जाएंगे या उनके बुरे दिन आ जाएंगे। नष्ट करने वालों पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले में स्थित सातवाहन युगीन पेड़ाबंकुर से 22 ईंट निर्मित कुओं की प्राप्त होती है। तो ये रहा मौर्योत्तरकालीन नगरीकरण। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, इसलिए टॉपिक आज समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।